Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.8 ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में. इन यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट it was the presence of agricultural surplus which made the industrial revolution possible, both by releasing men and capital. अब देखिए यूरोप में और ज़्यादातर जो पश्चिमी देश थे वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सरप्लस था, मतलब जो खेती बाड़ी होती थी उसमें एक्स्ट्रा उत्पाद होता था, जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो पाया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ पाई. ठीक है, और इस दोनों में मैन और कैपिटल इनका इस्तेमाल किया गया. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लार्जली एन आउटकम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो सरकारी नीति है उसके वजह से औद्योगिकीकरण हुआ. इंस्पायर्ड बाय द रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज सेकेंड 5-year प्लान कमिटेड enormous resources to build large scale industrial projects. अब देखिए रशिया में जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, जो जिस तरह से वहाँ पे विकास किया गया, इस चीज़ से इंस्पायर होके, प्रेरित होके भारत में जो दूसरा 5-year प्लान, आपको पता होगा भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है. तो आज़ादी के बाद जो दूसरा 5-year प्लान हुआ उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया, संसाधन लगाए गए ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम हो सके. The agricultural revolution, which should have preceded the process of industrialization, was noticeable by its absence. अब देखिए जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से के ऊपर होना चाहिए था, वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखा गया. As the population rise, consequently the demand for food grew. India found itself depending upon food imports to feed its teeming millions. अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया तो लोगों के खाने का भी रिक्वायरमेंट बढ़ा. सिंपल है ना भाई, अगर लोग रहेंगे तो उनको खाने के लिए तो खाना चाहिए. अब भारत में उतना प्रोडक्शन होता नहीं था, इसीलिए फूड इंपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों से खाना आयात किया जाता था. आगे देखिए, द सिचुएशन warranted a close look at increasing agricultural productivity, and the answer that finally helped India to become self-sufficient in food has been termed as the Green Revolution, which is a name given to the dramatic changes brought about in the field of agriculture. अब ये जो सिचुएशन आया, इस सिचुएशन में ये ध्यान दिया गया कि पहले तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद ये भी देखा गया कि ये भारत सेल्फ सफिशिएंट तब बनेगा खाने में जब वो अपना जितना भी उसका फूड रिक्वायरमेंट है उसका उत्पादन वो खुद कर सके. तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया और इसके वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ खेती के क्षेत्र में. आगे देखिए, वी शैल नाउ एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ the Green Revolution on social relationships and analyze the social change it brought about. अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, इससे हमारा जो सामाजिक जो लोगों के बीच में संबंध है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या एनालाइज करेंगे कि सोशल चेंज से क्या क्या कानून बना. ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द लेट 1960s इन सेलेक्टेड रीजन्स ऑफ द कंट्री. 1960 के अंतिम समय में भारत के कुछ चुने हुए क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ. द फोकस एट दिस स्टेज वाज ऑन व्हीट एंड द strategy adopted was to combine the use of capital and technology to boost farm yields.
अब उस समय जो फोकस था वो ये था कि सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी, जो योजना बनाई गई, उसमें पूंजी और टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया ताकि जो फार्म है, जहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ पे खेती ज़्यादा हो सके। Thus, credit, machines, high yield seeds, irrigation, and fertilizers became crucial inputs, almost as critical as the land itself. तो अब देखिए, जो लोग खेती करते हैं, जो किसान थे, उनको उधार दिया जाने लगा, क्रेडिट दिया जाने लगा, मशीन्स दिया गया, फिर अच्छे गुण वाले जो बीज थे, हाई यील्ड सीड्स दिया गया, इरिगेशन फैसिलिटी दी गई, फर्टिलाइजर्स दिया गया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स हुए। सिर्फ ज़मीन ज़रूरी नहीं था, उसके साथ क्रेडिट, मशीन, हाई यील्ड सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया ताकि जो खेती है वो अच्छे से हो सके और प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे आ पाए। Large farms were favored as they lent themselves easily to mechanized farming. The result was stunning as farm yields surpassed expectations, and the country soon moved from a net importer of food grains to one which maintained a buffer stock. अब देखिए, बड़े बड़े जगह पर लोग इस ये खेती करने लगे। इससे ये हुआ कि खेती बहुत अच्छे से होने लगा। अब मशीन्स का इस्तेमाल करना था, तो जगह बड़ा था, तो वहाँ पे मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जब ये सब किया गया तो इससे जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। जितना अनुमान लगाया गया था उस अनुमान से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। तो कहाँ तो भारत इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स, अब उसके पास बफर स्टॉक होता था, जितना उसका डिमांड है उससे ज़्यादा उसके पास स्टॉक होता था, ठीक है। आगे देखिए, while the output was significantly higher than earlier, the outcome was not necessarily a positive one for all states and all section of society at large. अब देखिए, ठीक है, उत्पादन बहुत अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा होता था, जितना पहले उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन ये जो आउटकम है, ये हर स्टेट के लिए, समाज के हर सेक्शन के लिए ये पॉजिटिव नहीं हुआ। The increasing importance of large tracts of farmland and capital gave a distinct advantage to that section of society which had access to them. Relationships based on land gave way to an employer-employee relationship commonly seen in industrial activities. अब देखिए, खेती करने के लिए तो ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, तो जिनके पास फार्म लैंड था, पैसा था, उनको इसका बहुत फ़ायदा मिला। समाज का वो सेक्शन जिसके पास पैसा था, ज़मीन थी, उसको बहुत फ़ायदा मिला इसका, ठीक है, और वो बहुत अमीर हुए। अब इससे क्या हुआ कि ज़मीन के वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना। मेरे पास ज़मीन है तो मैं एम्प्लॉयर हो गया। अब मैं लोगों को अपने यहाँ पे अपनी ज़मीन में काम करने के लिए रखने लगा ताकि वो खेती कर सके, तो वो मेरे एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। जैसा कि हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा होता है। सिंस land reforms had been unevenly implemented in various parts of the country, the Green Revolution was confined to the selected states where it was initiated. अब देखिए, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कुछ ही राज्यों में स्टार्ट किया गया। This in turn triggered large-scale seasonal migrations from states like Orissa, Bihar, and Uttar Pradesh to Punjab and Haryana, the cradle of the Green Revolution. अब इससे क्या होता था, जब सीज़न होता था तो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग माइग्रेट होते थे, वहाँ से वो पंजाब, हरियाणा चल जाते थे क्योंकि वहाँ पे हरित क्रांति थी, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी, ठीक है, वहाँ वो काम करने चल जाते थे। In social terms, the Karta of these families in Orissa, Bihar, and UP was now absent from their villages for a large part of the year. This had a great impact on family relationship. अब अगर सामाजिक दृष्टि से बोलें, सोशल टर्म्स में बोलें, तो जो परिवार का कर्ता था,
मतलब जो कमाने वाला था वही करता था। अब वो तो उड़ीसा, बिहार, यूपी के जो होते थे वो तो पंजाब, हरियाणा चले गए। तो साल के बहुत ज़्यादा समय वो अपने परिवार के संग गांव में रहते ही नहीं थे। तो इससे फैमिली रिलेशनशिप पे प्रभाव पड़ने लगा। आप सोचिए, अगर आपके घर से कोई बाहर जाके काम करने लगेगा, वो आपके साथ रहेगा नहीं, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में इफेक्ट तो पड़ेगा। Additionally, another significant outcome was a widening of inequality across states in general and among the landed and the landless in particular. Finally, the middle castes who had gained access to land in the wake of land reforms became the biggest beneficiaries of these changes and slowly emerged as a dominant force in Indian politics. अब देखिए इससे क्या हुआ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखा गया। दो तरह के लोग हुए, एक वो जिनके पास जमीन थी और एक वो जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, अंत में जो मिडिल कास्ट के जो लोग थे, जो जाति के लोग थे, जिनके पास बहुत जमीन था, लैंड रिफॉर्म की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ और आस्ते आस्ते वो भारत की राजनीति में एक डोमिनेंट फोर्स की तरह आ गए, क्योंकि उनके पास ज़मीन था, ज़मीन में लोग काम करते थे, उनके पास पैसा था। तो ऑब्वियसली पैसे की वजह से वो लोग अच्छे से राजनीति कर पाते थे। और इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो लोग बहुत अमीर हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज।